हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज का टॉपिक हम लोग का है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, और गाइज इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन कौन होगा अभी हम तुरंत देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रवाद, ठीक है, और साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन रह सकता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसका हम लोग करेंगे बाल्कन क्षेत्रों में, ठीक है, राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ड है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझिएगा। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं हम लोग राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रवाद एक भावना है, एक प्रकार का भावना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं। और राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, वर्ड यूज़ कीजिएगा भौगोलिक, ठीक है, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना पैदा करता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, आप समझ जाइएगा तुरंत में। जैसे आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो इंडिया के प्रति आपका एक प्रेम है, ठीक है, आपका एक लगाव है, क्योंकि आपको सारा चीज़ इंडिया से मिल रहा है। ठीक है, खाने पीने का चीज़ आपको कहाँ से मिल रहा है, भारत सरकार दे रहा है ना खाने पीने के लिए, कि पाकिस्तान दे रहा है, नहीं ना, पाकिस्तान क्यों देगा आपको। ठीक है, आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया का जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको दे रहा है खाने पीने के लिए। ठीक है, तो हम अपने राष्ट्र का गुणगान करेंगे, ठीक है, ना कि इंडिया में रहते हो पाकिस्तान गुणगान करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा, वो गद्दार कहलाएगा। ठीक है, राष्ट्र प्रेमी उसमें नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आप राष्ट्र प्रेमी बनिए। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र प्रेमी बनिए, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम कर रखिए। इंडिया के, अगर इंडिया में रहते हो तो इंडिया की बात करो, दूसरे देशों की बात मत करो। ठीक है, और जो भी दुश्मन देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अगर इंडिया की तरफ आंख उठा के देखे ना तो उसकी आंख फोड़ दो। ठीक है, तो इस प्रकार की भावना पैदा करो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद कहा जाता है। जो अपने राष्ट्र के प्रति जान निछावर करते हैं, ठीक है, उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, इतना प्रेम भावना होता है अपने राष्ट्र के प्रति, समझ रहे हैं ना, तो उसको हम राष्ट्रवाद कहेंगे। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने राष्ट्र के भौगोलिक, जो भी आपका भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जैसे हिमालय पहाड़ हो गया, ठीक है, नदी नाला हो गया, सब क्या है, हम लोग का अपना भौगोलिक है। ठीक है, कोई दूसरा हम यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकता है, हाथ काट दिया जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक हो गया, जो हम लोग का त्यौहार है, पर्व त्यौहार है। ठीक है, और समाज, आपका जो सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके प्रति आपका क्या होता है, एक प्रेम होता है, एक हम लोग बोल सकते हैं लगाव होता है। ठीक है, एक अफेक्शन होता है, ठीक है, प्रेम की भावना होता है, और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, एकता की भावना पैदा करता है। तो उस प्रकार के जो भावना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है, साम्राज्य, देखिए वर्ड से समझिएगा, साम्राज्य, जैसे मान लिया आपका साम्राज्य यहाँ तक, ठीक है, तो अगर कल जाके इसको आप बढ़ाना चाहते, ठीक है, इसको इतना बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होना पड़ेगा, आपको क्रूर होना पड़ेगा। ठीक है, किसी को मार काट के आपको इतना से इतना बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रकार जो भावना हो ना, ठीक है, उसको साम्राज्यवाद कहेंगे। यानी कि हमेशा वो क्या करेगा, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, घटते हुए देखना नहीं चाहता है, हमेशा बढ़ते हुए देखना चाहता है। ठीक है, तो वैसा दृष्टिकोण को हम क्या बोलेंगे, साम्राज्यवाद कहेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, वह दृष्टिकोण जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र, ठीक है, अपनी ताकत और मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अन्य देशों की प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद कहा जाता है। बहुत ही स्पष्ट कहा गया है, देखिएगा कि एक दृष्टिकोण है, साम्राज्यवाद क्या है, एक दृष्टिकोण है। ठीक है, जिसमें कोई भी महत्वाकांक्षी राष्ट्र जो बहुत ही क्या है, ताकतवर है, ठीक है, जैसे अभी चाइना अभी इंडिया में कर रहा है, ठीक है, वो क्या चाहता है, पूरे एशिया में कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, अपने ताकत के बल पर। ठीक है, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए इंडिया के जो बॉर्डर है उसमें घुसना चाहता है। ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे हम लोग, आंख फोड़ देंगे चाइना का। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, कोई भी महत्वाकांक्षी राष्ट्र क्या करता है, अपनी ताकत का, अपना जो पावर होता है, ठीक है, और मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अन्य देश जो बहुत ही गरीब है, ठीक है, या बहुत ही कमज़ोर है, तो उसके प्राकृतिक और मानवीय संसाधन पर अपना कंट्रोल कर लेता है और अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। तो उस प्रकार के दृष्टिकोण को क्या बोलते हैं हम लोग, साम्राज्यवाद कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोनों वर्ड्स, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाल्कन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन गाइज पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पूरा भी कॉपी कलम ले लेना है और जो भी हम यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, तब आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो अंदाजी पॉइंट लिखोगे कहानी ऐसा तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, कोई बोलता है ना कि हिस्ट्री यार बहुत आसान चैप्टर है यार, कुछ नहीं करना, बस खाली लिख देना है कहानी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप कहानी मत बनाओ। ठीक है, कुछ पॉइंट रखो, एक फैक्ट पॉइंट रखो। ठीक है, फैक्ट वाला पॉइंट रखोगे ना तो कम भी लिखोगे ना तो पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इससे आपको चिंता नहीं करना कि मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ, अरे जैसे आंसर लिख रहे हो, आंसर में कुछ अड़बड़ फड़बड़ लिख दे रहा है, ठीक है, कोई गाना उठा के लिख दे रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, क्या कॉपी काटने बेवकूफ़ है, वो भी कॉपी काटता है वो। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको जो पॉइंट है उसके रिलेटेड वैसे ही लिखिएगा। ठीक है, जैसा पूछा गया क्वेश्चन और उसके संबंधित पॉइंट लिखिएगा ना तो पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 1871 में, ठीक है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य केंद्र बाल्कन क्षेत्र था। यानी कि 1871 के बाद आप देखोगे तो यूरोप में जो राष्ट्रवादी जो तनाव हुआ, ठीक है, टेंशन हुआ, उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ था, बाल्कन एरिया था, बाल्कन क्षेत्र था। ठीक है, अभी हम देखेंगे बाल्कन क्षेत्र को, इसके मैप द्वारा देखेंगे, मानचित्र की सहायता से हम इसको समझेंगे। ठीक है, और जातीय भिन्नता बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यानी बाल्कन क्षेत्र में क्या हुआ था, भौगोलिक और जातीय भिन्नता बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, 1871 के बाद। तो बाल्कन क्षेत्र में आज के रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, यूनान है, मैसेडोनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। अब थोड़ा सा मैप में दिखाते हैं आपको। ठीक है, कौन कौन था, रोमानिया बोल रहे हैं ना, आप यहाँ देखिएगा रोमानिया, कुछ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ आइडिया लग जाएगा। ये देखिएगा रोमानिया है, ठीक है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, देख रहे हैं ना। तो दोस्तों ये सभी क्या था, उस समय के बाल्कन क्षेत्र में आता था। ठीक है, तो इसमें से आप 2-3 ठो नाम याद कर लीजिएगा, रोमानिया का, बुल्गारिया का, ठीक है, मैसेडोनिया का, क्रोएशिया का, ये 3-4 ठो याद कर लीजिएगा पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। क्षेत्र के निवासियों को स्लेव पुकारा जाता है। ठीक है, जो क्षेत्र के निवासी लोग थे उसको हम लोग गुलाम बोलते थे। ठीक है, स्लाव, ठीक है, स्लाव पुकारा जाता था। उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में, बाल्कन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट आपको आना ही चाहिए आंसर में। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जो था ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था, नियंत्रण में था। ठीक है, देखिएगा पॉइंट समझिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद का जो विचारधारा था ज़्यादा पांव पसारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ज़्यादा फैलना स्टार्ट किया और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन स्टार्ट हो गया। और ऐसे में क्या हुआ, वहाँ पर बाल्कन एरिया में स्थिति बहुत ही खतरनाक हो गया, बहुत ही नाजुक हो गया। धीरे धीरे उसके कब्जे वाले क्षेत्र उसके चंगुल से निकलकर आज़ाद होने लगे। यानी बाल्कन के एरिया में जो भी क्षेत्र थे जो कब्जे में था, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य के, वहाँ से क्या किया, बहुत सारे क्षेत्र वहाँ से चंगुल से निकलना स्टार्ट कर दिया, आज़ाद होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बाल्कन राज्य एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे और हर एक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक इलाका हथियाना चाहता था। अब इसमें क्या हो गया, ईर्ष्या पैदा होने लगा। ठीक है, और हर एक राज्य चाहता था कि हम अधिक से अधिक क्या कर दें, अपना इलाका हथियार लें। ठीक है, तो ऐसा स्थिति हो गया था बाल्कन एरिया में। और इससे होता क्या है कि वहाँ का जो स्थिति था और भी ख़राब हो गया। ठीक है, चूँकि बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच में खुद में क्या होने लगा, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होने लगा। ठीक है, और यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेश, नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरा प्रतिस्पर्धा होने लगा। यानी अब क्या हुआ ना कि वहाँ पर जो भी पावरफुल कंट्री था, ठीक है, यूरोपीय देश में, ठीक है, जैसे आपका हो गया
इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो वहाँ पर जो भी यूरोपीय शक्तियाँ था उनके बीच में क्या हुआ, व्यापार के लिए, उपनिवेश के लिए, ठीक है, नौसैनिक के लिए और सैन्य ताकत के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा कंपटीशन स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो दोस्तों उस समय जो रूस था, जर्मनी, इंग्लैंड और हंगरी, ठीक है, ये सभी बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था। तो ये लोग अपने ताकत के बल पर, ठीक है, अन्य देशों पर, ठीक है, जो कमज़ोर क्षेत्र था बाल्कन में, उसको हरा के अपना प्रभाव जमाना स्टार्ट कर दिया था, जमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिससे उनकी ताकत और बढ़ती गई। और अंत में क्या हुआ, इन क्षेत्रों में बहुत सारा युद्ध होता है, ठीक है, बहुत लड़ाई होता है और लास्ट में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता है, ठीक है। प्रथम वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है 1914 से लेके 1918 तक, ठीक है। और अंत में क्या होता है दोस्तों, इस एरिया में, बाल्कन क्षेत्र में, इसी कंप्रेशन के लिए बहुत सारे युद्ध होता है, ठीक है। और अंत में यही युद्ध क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में बदल जाता है। और आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1914 से स्टार्ट हुआ था और समाप्त हो गया था 1918 में, ठीक है। यानी कि लगभग 4 साल भयानक वॉर होता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 से ले 1918 तक में, ठीक है। तो ये सब कहाँ हुआ था, बाल्कन एरिया से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बाल्कन एरिया हुआ था, यानी यूरोपियन कंट्री जो बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था, उन लोग कमज़ोर जो कंट्री था उसको हरा के अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। और ऐसे में वहाँ पर लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ता गया, ठीक है, व्यापार के लिए, उपनिवेश के लिए, नौसैनिक के लिए, ठीक है, अपना ताकत का जौहर दिखाना चाहते थे। और इसी ताकत में क्या हुआ, अंततः प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ जो भी पॉइंट मैंने लिखाया हूँ वो पॉइंट आप लिखिएगा एग्ज़ाम में, तो आपको गाइस पूरा फुल मार्क्स मिलेगा हिस्ट्री में, ठीक है, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।